हाँ भाई नमस्कार, मैं विवेक शिरोलिया और हम लोग बात करेंगे किसकी फ्लूइड मैकेनिक्स की। फ्लूइड मैकेनिक्स में हम लोग सबसे पहले शुरू करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड से। और प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड से भी पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन मैं आपको देना चाहूँगा कि फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ना क्यों है, फ्लूइड मैकेनिक्स इंपॉर्टेंट क्यों है। भाई आपका कोई भी इंटरव्यू हो, ISRO हो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन हो, BARC हो, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर हो, NPCIL हो, न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड हो, DRDO हो, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो, या फिर किसी PSUs के इंटरव्यू हो, सब में कुछ पूछा जाए ना पूछा जाए, FM जरूर पूछा जाता है, फ्लूइड मैकेनिक्स जरूर पूछा जाता है। तो पहले मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट क्यों है, फिर मैं आपको बताने वाला हूँ कि फ्लूइड क्या है, और फिर हम लोग शुरू करेंगे क्या प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, जो पहला लेक्चर है, जो पहला इसका टॉपिक है। ठीक है, तो सबसे पहले बात आती है कि फ्लूइड मैकेनिक्स इंपॉर्टेंट क्यों है। फ्लूइड मैकेनिक्स इंपॉर्टेंट क्यों है? फ्लूइड मैकेनिक्स इंपॉर्टेंट इसलिए है कि आप डेली लाइफ में कहीं भी देख लो, हर जगह फ्लूइड है। इवन मेरे शरीर में जो ब्लड फ्लो हो रहा है ना, आपके शरीर में जो ब्लड फ्लो हो रहा है ना, उसमें भी फ्लूइड है। यहाँ जो AC काम कर रहा है उसमें भी फ्लूइड है, जो कंप्रेशर काम कर रहा है उसमें भी फ्लूइड है, जो टरबाइन है उसमें भी फ्लूइड है, नोजल है उसमें भी फ्लूइड है, आपके रूम में फैन चल रहा है उसमें भी फ्लूइड है, यहाँ एयर फ्लो हो रही है उसमें भी फ्लूइड है, मैं कुछ बोल रहा हूँ और आप उसको सुन पा रहे हो, उसमें भी कहीं ना कहीं फ्लूइड मैकेनिक्स है। तो बात यह कि इस दुनिया में आप कहीं भी देखोगे, किसी भी डिवाइस को देखोगे, हर जगह क्या है, फ्लूइड मैकेनिक्स है। तो इसीलिए फ्लूइड मैकेनिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका जो एप्लीकेशन एरिया है बेटा, वो बहुत बड़ा है। ठीक, पहली बात। दूसरी बात ये आती है कि फ्लूइड मैकेनिक्स है क्या, इसमें हम लोग पढ़ते क्या हैं, कुछ नया पढ़ते हैं क्या। तो देखो, बहुत सारे पब्लिकेशन हैं, बहुत सारे समाज में लोग हैं जो आपको फ्लूइड मैकेनिक्स अलग अलग तरीके से बताएंगे। मैं आपको ऐसा कुछ नहीं बताने वाला, मैं आपको सिंपल सी वही बात बताऊंगा जो आपने 11th-12th क्लास में पढ़ी है। मेरा हमेशा से मानना रहा है कि आपकी मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो, सिविल इंजीनियरिंग हो, या फिर कोई भी ब्रांच हो, वो 11th-12th का ही एक एक्सटेंशन है। मतलब वो फ्लूइड मैकेनिक्स, अगर आप SC वर्मा उठा करके देखेंगे ना 11th क्लास की या 12th क्लास की, तो उसमें भी आपको फ्लूइड मैकेनिक्स मिल जाएगा। बस यहाँ पर उसके टॉपिक थोड़ी हम लोग डिटेल में पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो आपको याद होगा कि 11th क्लास में आपने एक सब्जेक्ट पढ़ा था, कौन सा? इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। 11th क्लास में आप लोगों ने एक सब्जेक्ट पढ़ा था, कौन सा? इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। और जो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पढ़ा था ना बेटा, उसी इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की एक ब्रांच है, कौन? फ्लूइड मैकेनिक्स। इसी की एक ब्रांच है, कौन? फ्लूइड मैकेनिक्स। सिंपल, इसी की एक ब्रांच है फ्लूइड मैकेनिक्स। आपको याद होगा, कुछ भी नहीं है, अगर मैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के जो लॉ हैं, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के जो प्रिंसिपल हैं, अगर उनको मैं फ्लूइड में अप्लाई करूं तो वो फ्लूइड मैकेनिक्स है। सिंपल, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के जो प्रिंसिपल हैं, उसके जो लॉ हैं, अगर उनको मैं फ्लूइड में अप्लाई करूं तो वो क्या है? फ्लूइड मैकेनिक्स है। सिंपल सी बात है। ठीक, आपको याद होगा कि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में हम लोगों ने 3 अलग अलग पार्ट पढ़े थे, स्टैटिक, काइनेमेटिक एंड डायनेमिक्स। ये 3 अलग अलग पार्ट पढ़े थे, स्टैटिक, काइनेमेटिक एंड डायनेमिक्स। उसी तरह फ्लूइड मैकेनिक्स में भी 3 अलग अलग पार्ट है, फ्लूइड स्टैटिक, फ्लूइड काइनेमेटिक एंड फ्लूइड डायनेमिक। कुछ चेंज हुआ, कुछ भी चेंज नहीं हुआ। यहाँ पर स्टैटिक, काइनेमेटिक और डायनेमिक्स पढ़ रहे थे, और यहाँ पर फ्लूइड स्टैटिक, फ्लूइड काइनेमेटिक और फ्लूइड डायनेमिक्स पढ़ रहे हैं। तो स्टैटिक, काइनेमेटिक और डायनेमिक्स था क्या, वो सुनना। आपको अगर थोड़ी बहुत भी याद हो 11th क्लास का, अगर आपको थोड़ी बहुत भी याद हो 11th क्लास का, तो जब कोई बॉडी स्टेशनरी होती थी, जब कोई भी बॉडी स्टेशनरी होती थी, स्टेशनरी होती थी, तो हम लोग बात करते थे किसकी? फ्लूइड स्टैटिक की। स्टेशनरी बॉडी में इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के लॉ को अप्लाई करते थे, तो वो था स्टैटिक्स। उसके बाद
अगर कोई भी बॉडी मूव कर रही है, मोशन में है, कोई बॉडी मोशन में है, लेकिन हम लोग कॉज ऑफ मोशन को डिस्कस नहीं कर रहे हैं। कॉज ऑफ मोशन कौन? कॉज ऑफ मोशन है फोर्स। अगर कोई बॉडी मोशन में है उसकी स्टडी कर रहे हैं, लेकिन कॉज ऑफ मोशन मतलब फोर्सेस को डिस्कस नहीं कर रहे हैं, तो वो क्या है? काइनेमेटिक्स। मोशन में है उसको डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन कॉज ऑफ मोशन मतलब कौन? फोर्स। उसकी स्टडी नहीं करते, उसको कंसीडर नहीं करते। मतलब बॉडी मोशन में वेलोसिटी की बात करेंगे, एक्सेलरेशन की बात करेंगे, डिस्चार्ज की बात करेंगे, उसके फ्लो डायग्राम्स की बात करेंगे, लेकिन फोर्सेस की बात नहीं करेंगे। कॉज ऑफ मोशन मतलब फोर्स की बात नहीं करेंगे, तो वो काइनेमेटिक्स है। फिर डायनेमिक्स क्या था? अगर कोई बॉडी मोशन में है, मूव कर रही है, और आप कॉज ऑफ मोशन मतलब फोर्स, आप फोर्स की भी स्टडी कर रहे हो, तो वो क्या है? डायनेमिक्स। सिंपल। तो हम लोगों ने 3 चीजें पढ़ी थी बेटा, स्टैटिक्स, काइनेमेटिक्स और डायनेमिक्स। अगर बॉडी स्टेशनरी है देन इट इज स्टैटिक्स। बॉडी मूव कर रही है बट कॉज ऑफ मोशन मतलब फोर्सेस को डिस्कस नहीं कर रहे हो, देन इट इज काइनेमेटिक्स। और अगर बॉडी मूव कर रही है और आप लोग कॉज ऑफ मोशन मतलब फोर्सेस को भी डिस्कस कर रहे हो, देन इट इज डायनेमिक्स। सेम चीज अगर मैं फ्लूइड में अप्लाई कर दूं, अगर फ्लूइड स्टेशनरी है देन इट इज फ्लूइड स्टैटिक्स। अगर फ्लूइड मूव कर रहा है, उसके मोशन की स्टडी कर रहे हो बट कॉज ऑफ मोशन फोर्सेस की स्टडी नहीं कर रहे हो, देन इट इज फ्लूइड काइनेमेटिक्स। और अगर फ्लूइड मूव कर रहा है और आप कॉज ऑफ मोशन मतलब फोर्सेस की स्टडी भी कर रहे हो, देन इट इज फ्लूइड डायनेमिक्स। बेटा मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि हम लोग पूरी फ्लूइड मैकेनिक्स में कुछ भी नहीं अलग नहीं पढ़ते। वही इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की ब्रांच है फ्लूइड मैकेनिक्स, जिसमें इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के प्रिंसिपल, वही सारे प्रिंसिपल, प्रोजेक्टाइल मोशन हो, न्यूटन्स लॉ हो, फोर्स हो, प्रेशर हो, वही स्टैटिक्स हो, वही काइनेमेटिक्स हो, वही डायनेमिक्स हो, उन सबको हम लोग अप्लाई करते हैं किसमें? फ्लूइड में, तो वो फ्लूइड मैकेनिक्स है। और ये 3 ब्रांच यहाँ पर चेंज हो जाएंगे, फ्लूइड स्टैटिक्स, फ्लूइड काइनेमेटिक्स एंड फ्लूइड डायनेमिक्स। ठीक। अब जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है, ध्यान से सुनना, अब जो सबसे पहला क्वेश्चन दिमाग में आता है कि ठीक है मैंने मान लिया कि आप इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के प्रिंसिपल को अप्लाई करोगे फ्लूइड में, लेकिन ये तो बताओ कि फ्लूइड क्या है? तो बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है, बहुत सारे लोगों को जो पहली बार फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ते हैं जो बच्चे, उनको ऐसा लगता है कि फ्लूइड वो है जो डिफॉर्म हो। तो भाई सॉलिड डिफॉर्म नहीं होता क्या? सॉलिड भी डिफॉर्म होता है। तो कोई ज़रूरी नहीं कि फ्लूइड वो है जो डिफॉर्म हो। ये बात सही है कि फ्लूइड डिफॉर्म होता है, लेकिन सॉलिड भी डिफॉर्म होता है। तो ये करेक्ट डेफिनेशन नहीं है। तो डेफिनेशन क्या है फ्लूइड की, वो सुनो 2 मिनट। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाना चाह रहा हूं, आपको बात समझ में आएगी। मेरी बात को ध्यान से सुनना, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, है ना। बहुत 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 प्यारा सा एग्जांपल है। फ्लूइड के बारे में एक छोटी सी बात है, आपको समझ में आ गई तो समझ लेना कि पूरी फ्लूइड मैकेनिक्स आपको समझ में आ गई, है ना। सुनना, यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, एक स्टेशनरी प्लेट है। ये क्या है कि स्टेशनरी सरफेस है। ये एक स्टेशनरी सरफेस है और ऊपर एक सरफेस है जो मूव कर सकती है, फ्री टू मूव है। और इन दोनों सरफेस के बीच में मैंने रख दिया है किसी सॉलिड को। किसी सॉलिड को। कुछ ऐसा है। क्या था मामला? कुछ ऐसा था कि ये जो नीचे है, वो स्टेशनरी सरफेस है और जो ऊपर है वो फ्री टू मूव है। फ्री टू मूव नहीं लिखते अपन क्योंकि सॉलिड बीच में रखा है। ऊपर वाली सरफेस मूव कर सकती है और इसमें एक फोर्स लगाया है, और जो फोर्स है ना वो अंडर द इलास्टिक लिमिट है। ठीक। बीच में क्या रखा है? बीच में एक सॉलिड रखा है। कौन सा सॉलिड है? थोड़ी देर के लिए मान लो कि रबर है।
बीच में क्या रख दिया, रबर रख दिया है। ध्यान से सुनना मेरी बात को और इमेजिन करने की कोशिश करना। नीचे की स्टेशनरी सरफेस है, ऊपर वाली सरफेस मूव कर सकती है और इसमें एक फोर्स लगाया है, इसमें एक फोर्स लगाया है। तो सॉलिड के रिस्पेक्ट में कौन सा फोर्स है, टेंशन, कंप्रेशन, शियर। थोड़े बहुत आप लोगों ने बेसिक पढ़ा होगा इंजीनियरिंग में, ये कौन सा फोर्स है, शियर फोर्स है। और जैसे शियर फोर्स लगाओगे तो ऊपर वाली प्लेट मूव कर जाएगी और ये रबर डिफॉर्म हो जाएगी। और जैसे रबर डिफॉर्म होगी तो मामला कुछ ऐसा होगा, देखो ये प्लेट वहीं रहेगी जहां थी, ऊपर वाली प्लेट क्या कर जाएगी, मूव कर जाएगी और रबर इस तरह से डिफॉर्म हो जाएगी। ये क्या है, रबर है, डिफॉर्म हो गई है। किसके वजह से ये डिफॉर्म हो गई है, अंडर द एक्शन ऑफ अप्लाइड शियर फोर्स। और ये सरफेस आज भी कैसी है, स्टेशनरी। रबर क्या हो गई, डिफॉर्म हो गई। मैं आपको ये सब क्यों बता रहा हूं, मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आपके दिमाग में ये डाउट नहीं होना चाहिए कि फ्लूइड वो है जो डिफॉर्म होता है। याद रखना, सॉलिड भी डिफॉर्म होता है। ये कभी डेफिनेशन मत देना कि फ्लूइड वो है जो डिफॉर्म होता है, तो भैया सॉलिड भी डिफॉर्म होता है। ये कोई डेफिनेशन नहीं होती कि फ्लूइड डिफॉर्म होता है, क्योंकि सॉलिड भी डिफॉर्म हो रहा है। तो एक अंतर है छोटा सा, ध्यान से सुनना मेरी बात को। यहां पर शियर फोर्स लगाया, रबर डिफॉर्म हो गई, ये हो गया। अब एक बार मैं बीच में, अभी सॉलिड रखा था, अब एक बार बीच में फ्लूइड को रख करके देखता हूं, देखना। ये एग्जांपल नंबर 1 लिया मैंने किसके लिए, फॉर सॉलिड। अब दोनों प्लेट के बीच में किसको रख रहा हूं, फ्लूइड को, देखना। ये एक प्लेट है, स्टेशनरी है, ऊपर एक प्लेट है और इन दोनों के बीच में फिल कर दिया है किसको, किसी फ्लूइड को। और ये सरफेस कैसी है, स्टेशनरी है और ऊपर वाली सरफेस पे क्या लगा दिया, एक शियर फोर्स। यहां बीच में जो फ्लूइड है ना बेटा, यहां जो बीच में फ्लूइड फिल कर रखा है ना, यहां बीच में जो फ्लूइड फिल कर रखा है ना, उसके साथ क्या होगा भाई, नीचे वाली सरफेस स्टेशनरी है और ऊपर वाली सरफेस पे आपने फोर्स लगा दिया है, तो ऊपर वाली सरफेस क्या कर जाएगी, मूव कर जाएगी। और जैसे ही ऊपर वाली सरफेस मूव करेगी तो फ्लूइड क्या हो जाएगा, डिफॉर्म हो जाएगा। सुनना ध्यान से, किस तरह से डिफॉर्म होगा वो देखना। नीचे वाली सरफेस अपने यथास्थान पे रहेगी, नीचे वाली सरफेस वहीं रहेगी, ऊपर वाली सरफेस क्या कर जाएगी, मूव कर जाएगी। और जो फ्लूइड है वो क्या हो जाएगा बेटा, फ्लूइड डिफॉर्म हो जाएगा। ये फ्लूइड था और ये फ्लूइड क्या हो गया है, डिफॉर्म हो गया है। देखो कुछ इस तरह से, फ्लूइड कुछ इस तरह से क्या हो गया, डिफॉर्म हो गया। और ऊपर क्या लगाया था आपने, ऊपर आपने एक फोर्स लगाया था। ये मैंने डायग्राम ड्रॉ किया किसके लिए, फ्लूइड के लिए। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा कि अंतर क्या है। पहले मैंने दोनों प्लेट के बीच में किसको पुट किया, सॉलिड को। फिर दोनों प्लेट के बीच में किसको पुट किया, फ्लूइड को। फोर्स लगाया, सॉलिड भी डिफॉर्म हो रहा है और फ्लूइड भी डिफॉर्म हो रहा है। लेकिन एक छोटा सा अंतर है, वो सुनना। जो सॉलिड है ना बेटा, जो सॉलिड है ना, जो रबर है या सॉलिड है, जो भी है, वो डिफॉर्म होता ही जाएगा क्या, रबर डिफॉर्म होता ही जाएगा क्या, नहीं। वो एक पर्टिकुलर एंगल तक डिफॉर्म होगा। ये रबर एक पर्टिकुलर एंगल तक डिफॉर्म होगा, एक पर्टिकुलर एंगल तक डिफॉर्म होगा और उसके बाद डिफॉर्मेशन क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। रबर या सॉलिड डिफॉर्म तो होगा लेकिन एक पर्टिकुलर एंगल तक डिफॉर्म होगा और उसके बाद उस डिफॉर्मेशन को रजिस्ट करने लग जाएगा। या फिर ऐसा समझो
कि अगर ये फोर्स अंडर द इलास्टिक लिमिट है, ध्यान से सुनना, बहुत 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 इंपॉर्टेंट बात, अगर ये फोर्स अंडर द इलास्टिक लिमिट है, आपने यहां पर फोर्स लगाया और रबर डिफॉर्म हो गई, अगर मैं इस फोर्स को रिमूव कर दूं, थोड़ी देर के लिए मान लो कि ये फोर्स हटा दिया, ये फोर्स लगाया था तो रबर डिफॉर्म हुई थी, फोर्स हटा दिया, और अगर फोर्स अंडर द इलास्टिक लिमिट है तो जैसे ही फोर्स हटाओगे तो रबर अपनी पोजीशन पे वापस आ जाएगी, जैसे फोर्स हटाओगे रबर अपनी पोजीशन पे वापस आ जाएगी। इसका मतलब है कि रबर उस फोर्स की वजह से डिफॉर्म तो हुई, लेकिन उस डिफॉर्मेशन को वो रजिस्ट कर रही थी, तभी तो वो वापस आ गई। मतलब सॉलिड वो है जो डिफॉर्म तो होता है अंडर द एक्शन ऑफ अप्लाइड शियर फोर्स, लेकिन वो उस डिफॉर्मेशन को रजिस्ट करता है। फिर से सुनना, सॉलिड डिफॉर्म होता है एक पर्टिकुलर एंगल तक, उसके बाद डिफॉर्म नहीं होगा। इसका मतलब सॉलिड डिफॉर्म तो होता है लेकिन उस डिफॉर्मेशन को रजिस्ट करता है, रजिस्ट करता है, बहुत बड़ी बात है। मतलब सॉलिड डिफॉर्म होता है अंडर द एक्शन ऑफ शियर फोर्स, लेकिन उस शियर फोर्स से जो डिफॉर्मेशन है उसको रजिस्ट करता है। क्यों? क्योंकि अगर आप फोर्स हटाओगे तो वापस अपनी पोजीशन पे आ जाएगा। अगर फोर्स अंडर द इलास्टिक लिमिट है, इट मींस कि ये डिफॉर्मेशन को रजिस्ट कर रहा था। फ्लूइड को देखना, आपने यहां पर फोर्स लगाया, फ्लूइड भी डिफॉर्म हो गया, लेकिन जैसे ही आप इस फोर्स को रिमूव करते हो और आप चाहो कि ये फ्लूइड वापस से अपनी पोजीशन पे आ जाए तो कभी नहीं आएगा, या फिर आप चाहो कि ये फ्लूइड डिफॉर्मेशन को रजिस्ट करे तो कभी नहीं करेगा। तो फ्लूइड अप्लाइड शियर फोर्स के वजह से जो डिफॉर्मेशन आता है उसको रजिस्ट नहीं करता, और रजिस्ट ना करने के वजह से वो कंटिन्यूअसली डिफॉर्म होने लग जाता है, एंड ड्यू टू कंटिन्यूअस डिफॉर्मेशन फ्लूइड फ्लो होने लग जाता है। जबकि सॉलिड के साथ ऐसा नहीं होता। सॉलिड में डिफॉर्मेशन होता है लेकिन एक लिमिट के बाद वो उस डिफॉर्मेशन को रजिस्ट कर लेता है। फ्लूइड में डिफॉर्मेशन होता है लेकिन उस डिफॉर्मेशन को रजिस्ट नहीं कर पाता, एंड ड्यू टू कंटिन्यूअस डिफॉर्मेशन वो क्या होने लग जाता है, फ्लो होने लग जाता है। सिंपल सी बात देखो, इसका मतलब है सॉलिड डिफॉर्म अंडर द एक्शन ऑफ अप्लाइड शियर स्ट्रेस, applied shear force, but has the ability to resist the deformation. ठीक, डिफॉर्मेशन को रजिस्ट कर लेता है, while fluid does not has ability to resist the deformation, due to applied shear force. उस डिफॉर्मेशन को रजिस्ट करने की एबिलिटी नहीं होती किसमें, फ्लूइड में, एंड ड्यू टू कंटिन्यूअस डिफॉर्मेशन फ्लूइड स्टार्ट टू फ्लो। सिंपल। कोई पूछता है कि फ्लूइड फ्लो क्यों होता है, तो फ्लूइड फ्लो इसलिए होता है बेटा क्योंकि वो अप्लाइड शियर फोर्स से जो डिफॉर्मेशन आता है उसको रजिस्ट नहीं कर पाता, और अगर डिफॉर्मेशन को रजिस्ट नहीं कर सकता तो ड्यू टू कंटिन्यूअस डिफॉर्मेशन वो फ्लो होना स्टार्ट कर देगा। सिंपल। अगर आपको ये डेफिनेशन क्लियर है तो आपको सब कुछ क्लियर है। जबकि सॉलिड डिफॉर्म तो होता है लेकिन एक लिमिट के बाद उस डिफॉर्मेशन को रजिस्ट कर लेता है, इस वजह से सॉलिड फ्लो नहीं होता। इसका मतलब है, एक छोटी सी बात है कि जो फ्लूइड है ना, इसका मतलब है कि जो फ्लूइड है ना उसको समस्या है किससे, ध्यान से सुनना मेरी बात को, जो फ्लूइड है ना उसको समस्या है किससे, शियर फोर्स से। क्यों समस्या है? क्योंकि फ्लूइड शियर फोर्स को रजिस्ट नहीं कर सकता। जब जब शियर फोर्स लगेगा फ्लूइड डिफॉर्म होगा और फ्लो होगा। ध्यान से सुनना, फ्लूइड को समस्या है किससे,
फ्लूइड को समस्या है किससे? शियर फोर्स से। फ्लूइड को किससे समस्या है? शियर फोर्स से। क्यों? क्योंकि जब जब शियर फोर्स लगेगा फ्लूइड उसको डिफॉर्मेशन को रजिस्ट नहीं कर पाएगा और फ्लो होने लग जाएगा। इसका मतलब है कि अगर फ्लूइड को स्टैटिक रहना है, अगर फ्लूइड को स्टैटिक रहना है, फॉर स्टैटिक फ्लूइड शियर फोर्स शुड बी जीरो। शुड बी जीरो। शियर फोर्स जीरो होना चाहिए किसमें? स्टैटिक फ्लूइड में। नहीं हुआ तो क्या होगा? कुछ नहीं, शियर फोर्स लगेगा तो फ्लो होने लग जाएगा। अदरवाइज it will start to flow। सिंपल, ठीक है। आप पूछोगे ऐसा कैसे? मतलब कि शियर फोर्स लगेगा तो फ्लूइड फ्लो होने लग जाएगा, और अगर स्टेशनरी है, फ्लूइड स्टैटिक रहना है तो शियर फोर्स जीरो होना चाहिए। इसका कोई प्रैक्टिकल एग्जांपल? तो ध्यान से सुनो, मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ, बहुत प्यारा सा, आपको बात समझ में आ जाएगी। मेरी जो पूरी पिछले 15-20 मिनट 25 मिनट की जो कहानी थी ना, वो आपको पूरी समझ में आ जाएगी। ध्यान से सुनना। मान लो कि ये कोई सरफेस है, मान लो ये कोई सरफेस है। ध्यान से सुनना, ये कोई सरफेस है और यहां पर लग रहा है ये कोई फोर्स। और ये है थीटा। ये क्या है? ये है सरफेस। ये लग रहा है फोर्स और ये थीटा। इस फोर्स के दो कंपोनेंट होंगे, इस फोर्स के दो कंपोनेंट होंगे। ये कौन सा होगा? एफ साइन थीटा होगा, और ये कौन सा होगा? एफ कॉस थीटा होगा। आप लोग इतना तो समझ रहे होगे ना कि शियर कौन लगा रहा है? इस सरफेस के रिस्पेक्ट में, इस सरफेस के रिस्पेक्ट में शियर कौन लगा रहा है? एफ साइन थीटा या एफ कॉस थीटा? शियर लगा रहा है एफ कॉस थीटा। ये है शियर, ये है शियर। और अगर फ्लूइड को स्टेशनरी रहना है तो शियर क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। मतलब ये शियर फोर्स जीरो होना चाहिए, मतलब एफ कॉस थीटा जीरो होना चाहिए, मतलब थीटा 90 होना चाहिए। फिर से सुनना, जब जब शियर फोर्स लगेगा फ्लूइड फ्लो होगा, क्योंकि वो डिफॉर्मेशन को रजिस्ट नहीं कर पाता। इसका मतलब है कि अगर फ्लूइड को स्टेशनरी रहना है तो शियर फोर्स जीरो होना पड़ेगा। शियर फोर्स जीरो होने का मतलब है कि एफ कॉस थीटा जीरो होना पड़ेगा, ये वाला कंपोनेंट जीरो होना पड़ेगा। और ये कंपोनेंट जब जीरो होगा जब थीटा 90 होगा, मतलब नेट फोर्स और फ्लूइड की सरफेस, नेट फोर्स और फ्लूइड की सरफेस के बीच का एंगल हमेशा कितना होना चाहिए? 90 होना चाहिए, अगर फ्लूइड को स्टेशनरी रहना है तो। अदरवाइज फ्लूइड फ्लो होना शुरू कर देगा। मैं भी आपको प्रूफ करके दिखा दूंगा। मैंने क्या निष्कर्ष निकाला? Hence, angle between net force and fluid surface should be 90 for stationary fluid otherwise fluid will start to flow। कोई एग्जांपल? हाँ देखो, एक एग्जांपल है, ध्यान से सुनना। आप अपने घरों में देखना, जो कंटेनर होता है ना, जो कंटेनर होता है, आप अपने घरों में देखना, जो कंटेनर है ना, कंटेनर या बर्तन या फिर कोई बाल्टी, कोई बकेट, जो भी है, आपके घर में एक बाल्टी है, बकेट है, कंटेनर है, कुछ भी है, उसमें पानी भर दो, इसको स्टेशनरी रखो। आप देखना जो पानी भरा है कंटेनर में, उसकी सरफेस हमेशा कैसी होती है? हॉरिजॉन्टल होती है।
आप कहोगे वो तो आपको ही पता है। बेटा पता है, आपको ही पता है कि हॉरिजॉन्टल होती है। क्यों होती है हॉरिजॉन्टल? इसलिए होती है क्योंकि यहाँ नेट फोर्स कौन सा लग रहा था, mg का। नेट फोर्स कौन सा लग रहा था, वाटर के वेट का, mg डाउनवर्ड। और मैंने क्या बताया, नेट फोर्स और फ्लूइड की सरफेस के बीच का एंगल कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। देखो 90 डिग्री एंगल मेंटेन करता है फ्री सरफेस फ्लूइड का और नेट फोर्स। फ्लूइड की फ्री सरफेस हमेशा नेट फोर्स का परपेंडिकुलर होगा अगर फ्लूइड को स्टेशनरी रहना है तो, अदरवाइज शियर कंपोनेंट आएगा और फ्लूइड फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि वो शियर फोर्स की वजह से जो डिफॉर्मेशन आता है उसको फ्लूइड कभी भी रजिस्ट नहीं कर सकता। और ड्यू टू अनएबिलिटी टू रजिस्ट द डिफॉर्मेशन अगेंस्ट शियर फोर्स एंड ड्यू टू कंटिन्यूस डिफॉर्मेशन फ्लूइड विल स्टार्ट टू फ्लो। ठीक, सुनना। अगर आप कहोगे नहीं ये तो हमने देखा है, कोई और एग्जांपल बताओ, है ना, ये तो आपने घरों में देखा है, कोई और एग्जांपल बताओ जिसमें फ्लूइड परपेंडिकुलर मेंटेन कर ले अपनी सरफेस को। तो ध्यान से सुनना। मान लो कि इस कंटेनर को मैंने मूव कराना शुरू कर दिया, इसको एक्सेलरेट कराना शुरू कर दिया। ध्यान से सुनना, ये आपका कंटेनर है, इसको एक्सेलरेट कराना शुरू कर दिया। ए एक्सेलरेशन से, थोड़ी देर के लिए मान लो ए एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट करा दिया। आप इमेजिन करो कि आपके घर में एक कंटेनर है, बाल्टी है, कुछ भी है, उसे पानी भरा है और उसको आप धक्का दे रहे हो, पुश कर रहे हो, एक्सेलरेट करा रहे हो। वाटर की सरफेस हॉरिजॉन्टल रहेगी क्या? नहीं। जैसे ही आप उसको धक्का दोगे वाटर की सरफेस इस तरह से हो जाती है। देखो वाटर अपनी सरफेस को इस तरह से मेंटेन कर लेता है। क्यों मेंटेन कर लेता है? ये संयोग है, ये संयोग नहीं है बेटा, ये संयोग मात्र नहीं है, फ्लूइड का बिहेवियर है। फ्लूइड हमेशा अपनी सरफेस को नेट फोर्स के परपेंडिकुलर मेंटेन करता है स्टेशनरी रहने के लिए। देखना, पहले कौन सा फोर्स लग रहा था, mg। जब mg लग रहा था तब कैसी थी, हॉरिजॉन्टल। जैसे एक्सेलरेट किया तो एक फोर्स और आया, कौन सा, स्यूडो फोर्स, F इज इक्वल टू m/a। और इन दोनों का नेट फोर्स ये है। और देखो फ्लूइड ने अपनी सरफेस को नेट फोर्स के परपेंडिकुलर मेंटेन कर लिया है। समझ पा रहे हो? फ्लूइड इतना समझदार होता है कि वो हमेशा अपनी सरफेस को नेट फोर्स के परपेंडिकुलर मेंटेन कर लेता है अगर उसको स्टेशनरी रहना है तो। और अगर वो ऐसा नहीं कर पाया तो शियर कंपोनेंट आएगा और फ्लूइड फ्लो होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ये है बेटा फ्लूइड, सिंपल। तो आज के बाद कोई पूछे कि फ्लूइड क्या है तो कभी ये जो जहरीली सी डेफिनेशन है कि फ्लूइड वो है जो डिफॉर्म होता है, ऐसा कभी मत देना। फ्लूइड वो है जो शियर फोर्स के वजह से डिफॉर्मेशन को रजिस्ट नहीं कर सकता एंड ड्यू टू कंटिन्यूस डिफॉर्मेशन फ्लो होने लग जाता है। जबकि सॉलिड भी डिफॉर्म होता है लेकिन उस डिफॉर्मेशन को रजिस्ट कर लेता है, सिंपल। ठीक है, देखो ये आपका पूरा क्या था, फ्लूइड था। इसके बाद फ्लूइड में बेटा लिक्विड और गैस दोनों आते हैं ना। कई सारे लोग ऐसे हैं समाज में जिनको ऐसा लगता है फ्लूइड मतलब लिक्विड, फ्लूइड मतलब लिक्विड और गैस दोनों, है ना। क्लियर रखना चीज़ों को, ठीक है। धीरे धीरे हम लोग आगे डिस्कस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएंगे, ठीक। इसके बाद ये तो बेसिक इंट्रोडक्शन था कि फ्लूइड क्या है ना। इसके बाद एक मैं आपको एक अपन जो नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे, पहला जो टॉपिक है यूनिट 1 FM का, वो है प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड में जो सबसे पहली प्रॉपर्टी हम लोग डिस्कस करेंगे वो कौन सी है, सरफेस टेंशन। पहली प्रॉपर्टी जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो कौन सी है, सरफेस टेंशन। तो बेटा सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि सरफेस टेंशन आया किसकी वजह से, कौन है सरफेस टेंशन के पीछे। तो सरफेस टेंशन के पीछे है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, कोहेसिव फोर्सेस और एडहेसिव फोर्सेस दोनों। ध्यान से सुनना, यहां पर एक कंटेनर है, ये कंटेनर है और ये इस कंटेनर की फ्री सरफेस है। थोड़ी देर के लिए मान लो यहां पर एक पार्टिकल है A, यहां पर एक मॉलिक्यूल है B, यहां पर है C और यहां पर है D, ठीक।
कोहेसिव और एडहेसिव फोर्सेस आप लोगों को पता होगा। कोहेसिव फोर्सेस क्या होते थे, 11th क्लास में पढ़ा होगा आप लोगों ने, कि अगर सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स लगे तो वो कोहेसिव फोर्सेस हैं, और अगर डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स लगे तो वो एडहेसिव फोर्स है। फॉर एग्जांपल, इस रूम में एयर है इस रूम में एयर है, यहाँ एयर और एयर के पार्टिकल के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो कोहेसिव फोर्स है। लेकिन एयर के पार्टिकल और मेरे हाथ के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो एडहेसिव फोर्सेस है। एयर और एयर के बीच में लगे कोहेसिव, सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स के बीच में लगे कोहेसिव फोर्स, और डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स के बीच में लगे, जैसे एयर के पार्टिकल और मेरे बीच में लग रहा है, वो एडहेसिव फोर्स है। ठीक, तो देखो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं कोहेसिव फोर्सेस, ध्यान से सही देखना। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, इसमें क्या है, फ्लूइड है। इस कंटेनर में क्या है, फ्लूइड है। जो पार्टिकल ए है ना, ये छोटू सा पार्टिकल ए है, इसमें कोहेसिव फोर्स कहाँ लगेगा, इसके चारों तरफ फ्लूइड है। इधर भी फ्लूइड है, 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 चारों तरफ फ्लूइड है। तो चारों तरफ से पार्टिकल कोहेसिव फोर्सेस लगा रहे होंगे, ऊपर से भी, नीचे से भी, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी, चारों तरफ से पार्टिकल उसको खींच रहे होंगे ड्यू टू कोहेसिव फोर्सेस। और अगर ऐसा है तो नेट फोर्सेस में क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्यों, क्योंकि चारों तरफ फोर्स है, सब एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। उसी तरह बी है ना, बी के भी चारों तरफ फ्लूइड है, इधर भी 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 है, चारों तरफ फोर्स लग रहा है। सब फोर्स एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, और एफ नेट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक, उसके बाद जो सी है, सी को ध्यान से देखो। सी में फ्लूइड ऊपर है क्या, हाँ फ्लूइड है, एयर है ऊपर। ऐसा तो नहीं कह सकता कि फ्लूइड नहीं है, ऊपर एयर है, लेकिन वो अलग फ्लूइड है। मतलब ये जो कंटेनर में भरा था वो कोई फ्लूइड है, वाटर हो सकता है, कैरोसिन हो सकता है, पेट्रोल हो सकता है, डीजल हो सकता है, मरकरी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और जो ऊपर है वो कोई अलग फ्लूइड है, फॉर एग्जांपल एयर है। थोड़ी देर के लिए मान लो क्या है, एयर है। तो सी में कोहेसिव फोर्स इधर लगेगा, कोहेसिव फोर्स इधर लगेगा, कोहेसिव फोर्स इधर, इधर और इधर लगेगा। ऊपर कोहेसिव फोर्स लगेगा क्या, नहीं। ऊपर कंटेनर वाला फ्लूइड है ही नहीं भाई, तो ऊपर कौन है, ऊपर है एयर। एयर कौन सा फोर्स लगाएगा, एडहेसिव फोर्स। और एयर जो एडहेसिव फोर्स लगाता है वो बहुत वीक होता है, बहुत वीक होता है। आप कहोगे आपको कैसे पता वीक होता है, बेटा इसलिए वीक होता है कि अगर एयर इसमें बहुत ज़्यादा एडहेसिव फोर्स लगा रहा होता ना, एयर इसमें बहुत ज़्यादा एडहेसिव फोर्स लगा रहा होता तो ये मॉलिक्यूल कंटेनर में नहीं रखा होता, वो एयर के साथ चला जाता। कोहेसिव फोर्सेज स्ट्रांग थे, देन ओनली ये फ्लूइड एक साथ यहाँ पर था, अदरवाइज ये एयर में चला जाता। कोहेसिव फोर्स बहुत स्ट्रांग थे, एडहेसिव फोर्सेस कम थे, देन ओनली ये कंटेनर में था, अदरवाइज एयर के साथ चला जाता। ठीक, तो एडहेसिव फोर्स वीक है, इसलिए एडहेसिव फोर्स को नहीं दिखा रहा हूँ। याद रखना, समाज में बहुत सारे लोग बोलते हैं कि एडहेसिव फोर्स होता ही नहीं है, होता है लेकिन वीक होता है, इसलिए नहीं लिखते। ठीक है, अब देखो, चूंकि यहां पर ऊपर फ्लूइड नहीं था तो नेट फोर्स जीरो नहीं होगा, और यहां पर एफ नेट आ जाएगा, नेट फोर्स इज नॉट इक्वल टू जीरो। सिमिलर फॉर डी, इधर फ्लूइड है, 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 तो इसमें भी नेट फोर्स जीरो नहीं होगा, एक डाउनवर्ड फोर्स आएगा, एफ नेट इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक, निष्कर्ष क्या है, कहना क्या चाहते हो बेटा, कहना ये चाहता हूं, ध्यान से सुनना। वो सारे पार्टिकल जो कंटेनर के अंदर थे, उनमें नेट फोर्स क्या था, जीरो था। नेट अनबैलेंस फोर्स जीरो था। लेकिन वो सारे पार्टिकल जो सरफेस पे हैं, उन सब में एक नेट अनबैलेंस फोर्स लग रहा है अंदर के साइड। जो पार्टिकल सरफेस पे हैं उनमें सब में नेट अनबैलेंस फोर्स लग रहा है अंदर के साइड। किसके वजह से, कोहेसिव और एडहेसिव की वजह से, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की वजह से। अगर नेट अनबैलेंस फोर्स लग रहा है अंदर की तरफ से, एफ नॉट इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो वो सारे पार्टिकल जो सरफेस पे हैं वो कहाँ आना चाहेंगे, अंदर आना चाहेंगे। वो सारे पार्टिकल जो सरफेस पे वो कहाँ आना चाहेंगे, फ्लूइड के अंदर आना चाहेंगे। तो कोई भी पार्टिकल फ्लूइड की सरफेस पे रहना चाहेगा, यस और नो, नहीं रहना चाहेगा, क्योंकि सरफेस पे अनबैलेंस फोर्स था। वो सारे पार्टिकल अंदर आना चाहते हैं ड्यू टू दिस अनबैलेंस फोर्सेस, ये सब अंदर आना चाहते हैं। तो कोई भी पार्टिकल फ्लूइड की सरफेस पर नहीं रहना चाहेगा। इसका मतलब है कि कम से कम पार्टिकल
फ्लूइड अपनी सरफेस पे रखना चाहेगा और इस वजह से फ्लूइड अपने सरफेस एरिया को मिनिमाइज करना चाहता है। और फ्लूइड अपनी सरफेस एरिया को मिनिमाइज करना चाहेगा तो फ्लूइड की सरफेस हमेशा किस में रहेगी? टेंशन में रहेगी। सिंपल। मैं यहां पर लिख सकता हूं हेंस ड्यू टू net unbalance forces on the surface of fluid, fluid always try to minimize its surface area hence surface of fluid remains in tension। सिंपल। तो कोई पूछता है बेटा कि सरफेस टेंशन किसके वजह से आया, तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की वजह से आया, क्योंकि जो पार्टिकल सरफेस पे थे उनमें एक नेट अनबैलेंस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स था। आप पूछोगे कि यार इसको मैथमेटिकली कैसे डिफाइन करोगे? ये तो भाई ठीक है, कॉन्सेप्ट आपने बता दिया कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की वजह से आया, मैथमेटिकली कैसे डिफाइन करोगे? तो बेटा ये जो फ्लूइड की पूरी सरफेस एक टेंशन में होती है, देखना ध्यान से, इसको डिफाइन कैसे करते हैं सरफेस टेंशन को। ये आपका कंटेनर है और ये फ्लूइड की फ्री सरफेस है। अगर मैं कंटेनर का टॉप व्यू बनाऊं, मैं यहां पर ड्रॉ कर रहा हूं टॉप व्यू ऑफ कंटेनर। थोड़ी देर के लिए मान लो कि कंटेनर सर्कुलर है, थोड़ी देर के लिए मान लो कंटेनर सर्कुलर है। टॉप व्यू देखोगे तो फ्री सरफेस दिखाई देगी एक सर्किल की तरह, कुछ ऐसा। देखो टॉप व्यू देखोगे तो सरफेस कुछ इस तरह से दिखाई देगी। ये है फ्लूइड की फ्री सरफेस, ये है फ्लूइड की फ्री सरफेस। और फ्लूइड की फ्री सरफेस किस में होती है? टेंशन में होती है। टेंशन में होती है क्यों? क्योंकि वो अपने सरफेस एरिया को मिनिमाइज करना चाहता है। तो अगर मैं फ्लूइड की फ्री सरफेस पे एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करूं, अगर मैं फ्लूइड की फ्री सरफेस पे एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करूं, ध्यान से सुनना, अगर मैं फ्लूइड की फ्री सरफेस पे एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करूं, कितने लेंथ की? एल लेंथ की। एक इमेजिनरी लाइन एल लेंथ की ड्रॉ करूं, चूंकि फ्लूइड की फ्री सरफेस टेंशन में थी तो इस लाइन के दोनों तरफ टेंशन फोर्सेस लग रहे होंगे, ये एफ और एफ। तो ये जो टेंशन फोर्स लग रहा है, ये फोर्स पर यूनिट लेंथ ही क्या है? सरफेस टेंशन। मतलब इफ एन इमेजिनरी लाइन of length L is drawn on free surface of fluid, then surface tension is force per unit length। सिंपल। इस तरह से सरफेस टेंशन को न्यूमेरिकली डिफाइन करते हैं। तो सरफेस टेंशन क्या हो जाएगा बेटा? सरफेस टेंशन सिग्मा हो जाएगा क्या? फोर्स पर यूनिट लेंथ। सिंपल।
ठीक। तो सरफेस टेंशन का फोर्स क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू एन। ये होता है सरफेस टेंशन, ठीक है। आया किसके वजह से, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की वजह से। फॉर्मूला क्या है, फोर्स पर यूनिट लेंथ। किस लेंथ में, एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ की थी किसमें, फ्लूइड की फ्री सरफेस में। यूनिट क्या होती है, यूनिट क्या होती है सरफेस टेंशन की, यूनिट क्या होती है सिग्मा की, फोर्स पर यूनिट लेंथ, मतलब न्यूटन पर मीटर हो जाएगा, सिंपल। कई बार लोग पूछ लेते हैं कि सरफेस टेंशन का फोर्स, ध्यान से सुनना, बहुत 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 इंपॉर्टेंट। कई बार लोग पूछ लेते हैं कि सरफेस टेंशन का फोर्स फ्री सरफेस के पैरेलल लगता है या परपेंडिकुलर लगता है। तो ध्यान से सुनना, मैं आपको एक बहुत 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 प्यारा सा एग्जांपल देता हूं। सरफेस टेंशन को कुछ ऐसे समझो, सरफेस टेंशन को कुछ ऐसे समझो कि ठंड के दिनों में या फिर ठंड की रातों में आप सोने की कोशिश कर रहे हो, है ना। ठंड की रातों में आप सोने की कोशिश कर रहे हो, ये हो आप, ये हो आप, ठीक है। आप ठंड की रातों में सोने की कोशिश कर रहे हो, आपको ठंड लग रही है, आप क्या करोगे, चादर ओढ़ देते हो, चादर रजाई ब्लैंकेट जो भी है आप ओढ़ देते हो। आप ठंड लग रही है आपको बहुत ज्यादा, आपने चादर ओढ़ दिया, ये है चादर। और अगर आपने थोड़ी भी, अगर आप मेरी बात को समझ पाओ, तो ठंड की रातों में चादर ओढ़ते समय हम लोग कैसे करते हैं, हम लोग अपने पैरों को थोड़ी ऊपर करते हैं, चादर को अपने पैर के नीचे दबाते हैं, इधर सर को थोड़ी ऊपर करते हैं, चादर को थोड़ी यहाँ सर में दबाते हैं, और यहाँ थोड़ी पैर के नीचे चादर को दबाते हैं, और इधर सर के नीचे थोड़ी चादर को दबा लेते हैं, और इस तरह से चादर को ओढ़ देते हैं। मतलब इधर थोड़ी सा फंसा के रखते हैं और इधर भी चादर को थोड़ी सा फंसा करके रखते हैं, थोड़ी बहुत भी हवा ना जाए अंदर, बिल्कुल कंफर्टेबल हो जाते हैं ना। उस समय हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों को ठंड लग रही होती है तो हम लोग अपने सरफेस एरिया को मिनिमाइज करना चाहते हैं, बिल्कुल सिकुड़ करके सो जाते हैं, अपने सरफेस एरिया को जितना मिनिमाइज कर सकते हैं उतना मिनिमाइज कर करके सोते हैं, चादर को एकदम खींच करके रखते हैं। अपने सरफेस एरिया को जब मिनिमाइज करते हो ना, चादर को जब सर के नीचे भी दबा लिया और पैर के नीचे भी दबा लिया, तो ध्यान से देखो वो चादर किस में आ गया है, क्योंकि आप अपने सरफेस एरिया को मिनिमाइज करने चाहते हो। ये चादर पूरा टेंशन में आ गया है, पूरा चादर खींच चुका है, यहाँ से भी आपने सर के नीचे दबाया खींच लिया, पैर के नीचे दबाया खींच लिया, चादर पूरा टेंशन में है, समझ पा रहे हो। इसी तरह फ्लूइड अपने सरफेस को मिनिमाइज करना चाहता है, फ्लूइड की सरफेस एक टेंशन में आ जाती है। और जब चादर टेंशन में है, और जब चादर टेंशन में है तो यहाँ जो फोर्स लगेगा बेटा वो चादर की सरफेस के पैरेलल लगेगा, चादर की सरफेस के पैरेलल लगेगा। इसी तरह फ्लूइड में या फिर फ्लूइड की सरफेस में जो सरफेस टेंशन का फोर्स है वो फ्लूइड की सरफेस के पैरेलल लगता है, फ्लूइड के सरफेस के पैरेलल लगता है, सरफेस टेंशन का फोर्स फ्लूइड के सरफेस के पैरेलल लगता है, ठीक। अब कुछ समाज के असामाजिक लोग ऐसे भी हैं जिनको जो कहेंगे कि भाई सरफेस के पैरेलल लग रहा है तो शियर फोर्स हो गया, और शियर फोर्स हो गया तो फ्लूइड को फ्लो हो जाना चाहिए। मेरे भाई यहाँ जो सरफेस टेंशन का फोर्स है वो फ्लूइड के पैरेलल लग रहा है, सरफेस के पैरेलल लग रहा है, बात सही है। शियर फोर्स लग रहा है, बात सही है, लेकिन उससे फ्लूइड फ्लो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इससे ये, इससे ये, इससे ये, इससे ये और इससे ये, नेट सब कैंसिल हो जाएगा, नेट शियर फोर्स कभी नहीं आएगा, क्योंकि नेट शियर फोर्स नहीं आ सकता। फ्लूइड को नफरत है शियर फोर्स से, जब भी शियर फोर्स लगेगा फ्लूइड फ्लो होगा। मैं आपको बिहेवियर समझा दूंगा, ठीक। ये था सरफेस टेंशन। आप सरफेस टेंशन के कुछ एग्जांपल पूछोगे कि सरफेस टेंशन के कुछ एग्जांपल बता दो कहां पर लगता है, बेटा बहुत सारे एग्जांपल है, ध्यान से सुनना। आपने कई बार देखा होगा कि सरफेस टेंशन कुछ ऐसा है, जैसे आपने वाटर ड्रॉपलेट देखी होगी। वाटर ड्रॉपलेट क्यों बनती है और वाटर ड्रॉपलेट स्फेरिकल क्यों होती है? वाटर ड्रॉपलेट स्फेरिकल इसलिए होती है क्योंकि वाटर ड्रॉपलेट अपने सरफेस एरिया को मिनिमाइज करना चाहती है, और स्फीयर का सरफेस एरिया मिनिमम होता है। वाटर ड्रॉपलेट स्फीयर क्यों होती है, वाटर की ड्रॉप स्फीयर क्यों होती है, क्योंकि वो अपने सरफेस एरिया को मिनिमाइज करना चाहती है, और मिनिमम सरफेस एरिया स्फीयर के लिए होता है। सरफेस टेंशन कुछ ऐसा है, ध्यान से सुनना, जैसे गुब्बारा है, एक गुब्बारा है, एक बलून है, और उसके अंदर आपने क्या भर दिया, एयर। बलून के अंदर क्या भर दिया, एयर। तो अंदर जो एयर भरा है, अंदर जो एयर भरा है उसको रोक करके कौन, किसने रखा है? अंदर जो एयर भरी उसको रोक करके कौन रखा है? उसको रोक करके रखा है गुब्बारे ने। अगर ये गुब्बारा ना होता है, गुब्बारा बस्ट हो जाए तो एयर यहाँ रुकेगी, फैल जाएगी। इसी तरह फ्लूइड की जो ड्रॉपलेट है, वाटर की जो ड्रॉपलेट है,
उसके अंदर जो वाटर है उसको किसने रोक करके रखा है? सरफेस टेंशन ने। सरफेस टेंशन ही है जो इसको मिनिमाइज करके रखता है। अगर सरफेस टेंशन ना हो तो वाटर ड्रॉपलेट के अंदर वाटर रहेगा ही नहीं, वो फैल जाएगा। सरफेस टेंशन ही है जो उसको रोक करके रखता है, जैसे गुब्बारे के अंदर भरी हुई एयर को गुब्बारा रोक के रखता है। आप कहोगे एग्जाम्पल बताओ इसका। सुनो बेटा, आप कपड़े धोते हो, आप नॉर्मल पानी लो, साबुन, निरमा, सर्फ कुछ भी यूज ना करो और कपड़े धो, कपड़े साफ नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि सरफेस टेंशन वाटर की ड्रॉपलेट को अलाउ नहीं करता फैलने के लिए। सरफेस टेंशन वाटर के ड्रॉपलेट को अलाउ नहीं करता फैलने के लिए, जिस तरह से गुब्बारा एयर को अलाउ नहीं करता फैलने के लिए। ठीक, तो क्या होता है कि जब वाटर की ड्रॉपलेट को अलाउ नहीं करेगा तो वाटर बहुत ज्यादा, कपड़े के बीच में जो रेशियो होते हैं ना, मतलब कपड़ा कैसे होता है, कपड़ा ऐसा होता है, देखो ये है कपड़ा, ये कपड़ा, कपड़े के अंदर जो धागा है ना, कपड़े के अंदर जो धागा है उसके अंदर छोटी छोटी सी जो होल है, उनके अंदर वाटर एंटर नहीं कर पाता, वहां से मैल जो कचड़ा है, गंदगी उसको निकाल नहीं पाता, क्योंकि सरफेस टेंशन उस ड्रॉपलेट को फैलने के लिए अलाउ नहीं करता। लेकिन जैसे ही उसमें आप सर्फ डालते हो, निरमा डालते हो, साबुन डालते हो, तो सरफेस टेंशन को कम कर देता है। सरफेस टेंशन जैसे ही ब्रेक होगा वाटर फैल जाएगा, गुब्बारा जैसे ही ब्रेक होगा एयर फैल जाएगी। उसी तरह से यहाँ पर वाटर ड्रॉपलेट फैल जाती है। वाटर ड्रॉपलेट फैल जाएगी तो कपड़े के अंदर जो धागे हैं उनमें छोटी सी छोटी जगह में भी वाटर पहुंच पाएगा और कपड़ा साफ हो जाएगा। सिंपल। ये सरफेस टेंशन का ही एप्लीकेशन है, सर्फ में, निरमा में, वगैरह वगैरह। और कोई एप्लीकेशन सरफेस टेंशन का? बेटा आपके घरों के बाहर कहीं गंदा पानी भरा हो, कहीं नाली वगैरह हो ना, वहां पर ध्यान से देखना। एक नाली है, स्टैटिक फ्लूइड है, आप किसी नाली में गंदा पानी भरा, वहां पर देखना पानी के ऊपर कुछ मच्छर या कीड़े मकोड़े यहां बैठे होते हैं। ये मच्छर है ना, मच्छर क्या कर रहे हैं? चल रहे हैं नाली के ऊपर, पानी में चल रहे हैं, डूब नहीं रहे हैं। क्यों नहीं डूब रहे? इनको सरफेस टेंशन रोक के रखता है। सरफेस टेंशन डूबने से बचाता है इनको। ठीक है, तो बेटा ये पूरा डिस्कशन था किसका? ये पूरा डिस्कशन था किसका? सरफेस टेंशन का, है ना। सरफेस टेंशन अभी खत्म नहीं हुआ, इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम लोग पढ़ेंगे कि सरफेस टेंशन कंजर्वेटिव फोर्स है या नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। बहुत प्यारा डिस्कशन। बहुत सारे लोगों को क्लियर नहीं होता कि कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव क्या होता है और सरफेस टेंशन कैसा फोर्स है। तो बात करेंगे कि सरफेस टेंशन कंजर्वेटिव है या नॉन कंजर्वेटिव है। फिर हम लोग बात करेंगे कि सरफेस एनर्जी क्या है। फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे बहुत सारे एप्लीकेशन, जैसे बारिश का पानी ठंडा ही क्यों होता है, घड़े में पानी ठंडा क्यों होता है, ये सब सरफेस टेंशन के एप्लीकेशन है ना। फिर हम लोग बात करेंगे सरफेस टेंशन का एप्लीकेशन, कॉन्टैक्ट एंगल्स, एक्सेस प्रेशर, कैपिलरी राइज, कैपिलरी फॉल वगैरह वगैरह। ठीक है, तो नेक्स्ट जब लेक्चर में हम लोग मिलेंगे तो बात करेंगे सरफेस एनर्जी, कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, कैपिलरी राइज, कैपिलरी फॉल, है ना, कॉन्टैक्ट एंगल, एक्सेस प्रेशर, वेपर प्रेशर, कैविटेशन, विस्कोसिटी, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी वगैरह वगैरह। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। इसके लिए बात हम लोग बात करते हैं कल। ठीक है, बाय बाय।